स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं जो ऑफलाइन बैचों हेतु वीडियो के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में तैयार करवाया गया था। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर। आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में आपको गद्यांश दिया है और इसमें पूछा है इसका शीर्षक क्या होगा। तो इस प्रश्न को आप पढ़ के खुद सॉल्व करिएगा, लेकिन आपको हमें हिंट दे दे रहे हैं कि शीर्षक निकालने के लिए जो वाक्यांश रिपीट हो रहे हैं, जैसे एक वर्ड इसमें इसका हम बता भी दे रहे हैं, जैसे प्रातःकाल का भ्रमण, और इसमें देखिए बीच में भी पढ़ेंगे तो प्रातःकाल का भ्रमण कई बार रिपीट किया गया है। तो इसका शीर्षक जो हो जाएगा प्रातःकाल का भ्रमण। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है। अगला है गद्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का में है। इसको पढ़ने के बाद आप उत्तर दें। इसका हम उत्तर आपको बता दे रहे हैं, लेकिन इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ के इसका उत्तर मिलान कर लीजिएगा। तो उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? तो उत्साह के भेद कष्ट या हानि के भेद के आधार पर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। और यह उत्तर आपको इस गद्यांश के आधार पर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है। युद्ध वीर के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? तो युद्ध वीर के लिए साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज अपेक्षित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? तो वीरता के युद्धवीर, दानवीर और दयावीर भेद किए हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। अब आपका गद्यांश के प्रश्न खत्म हो गए। तो अब छठा प्रश्न है आपका है। भारत सरकार की ओर से विदेशी सरकार उसके राजदूतावासों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा स्वदेश स्थित कार्यालयों को जो पत्र लिखते हैं वे किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी यदि भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी को पत्र लिखा जाता है तो वह सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी। और सरकारी पत्र की भाषा सरल और अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है। जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी सरकारी मामले की ओर व्यक्तिगत तौर पर आकर्षित करना हो तब किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं? तो तब आपका अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। किसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पत्र मूल रूप से प्रेषक को वापस लौटाया जाता है? तो उस समय पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। किसी संदर्भ या वस्तु का कम से कम शब्दों में तथ्यपूर्ण एवं सुस्पष्ट पुनर्लेखन क्या कहलाता है? तो उसे संक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। और संक्षेपण लिखने वक्त पूरे पत्र भाग का 1/3 भाग लिखा जाता है। अगला प्रश्न है। हिंदी में कितने स्वर हैं? तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। यदि पूछे लिखित स्वर कितने होते हैं तब आपका उत्तर 13 होगा, लेकिन लिखित शब्द न होगा तो हमेशा आपका उत्तर 11 होगा। लेकिन यदि पूछे हिंदी भाषा में मात्राएं कितनी होती हैं
तो आपका उत्तर हो जाएगा, मात्राएं केवल 10 ही होती हैं क्योंकि अ की मात्रा नहीं होता है। और अपभ्रंश में पूछे स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 ही होती है, ध्यान रहे। अगला है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्वर और व्यंजन। अगला है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए। और यह जो वर्गीकरण किया गया है यह वर्गीकरण जो है आपका उच्चारण काल के आधार पर है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन यदि पूछे मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ। लेकिन मात्रा काल के आधार पर 3 प्रकार का, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अगला है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द पत्र है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो निम्नलिखित विकल्पों में पक्ष जो है यह पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो निम्नलिखित में आय जो शब्द है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो निम्न में स्त्रीलिंग शब्द गरिमा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संधि 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है, अनुस्वार संधि नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद, तो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद होता है उत्धन लंघन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वर संधि पहचानिए, तो स्वर संधि में विद्यालय, विद्याधन, आलय। ऑप्शन नंबर ए। और सदगति जो है व्यंजन संधि है, दिग्दर्शन यह भी आपका व्यंजन संधि है, लेकिन सत्य धन जन यह भी आपका व्यंजन ही है। अगला है, पोधन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो पोधन अन यानी पवन यह अयादि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यथाविधि में कौन सा समास है, तो यथाविधि में आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी। गुरुदेव शब्द में समास, तो गुरुदेव शब्द में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अधिमानता में उपयुक्त उपसर्ग, तो अधिमानता में अधि आपका उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संकल्प में उपसर्ग लगा है, तो संकल्प में सम आपका उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो औपचारिक इक प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो आपका नौकरानी में ई प्रत्यय नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर सी। शेर में ई प्रत्यय लगा है, मोरनी में शेरनी, मोरनी और कूटनी में आपका ई प्रत्यय लगा है, लेकिन नौकरानी में ई प्रत्यय नहीं लगा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो निम्नलिखित में तत्सम शब्द आपका आँख नहीं है। ध्यान रहे, जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदी लगा हो वह समानतः तद्भव होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो
आपका ऑप्शन नंबर है अग्र आपका तत्सम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो निम्न में विदेशी शब्द आपका ऑप्शन नंबर बी अमीर आपका विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में आपका जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी। कोई भी पद हो वह जातिवाचक के अंतर्गत, जैसे प्रधानमंत्री पूछे, राष्ट्रपति पूछे, राज्यपाल पूछे, यह सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। तो निम्न में से भाववाचक संज्ञा में चिंता है, आपका ऑप्शन नंबर डी। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत वह जिसे हम देख नहीं सकते, केवल हम महसूस करते हैं, वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। तो वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर। लेकिन यहाँ पे वह स्वतः ही शब्द लगाया गया है, तो स्वतः का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो वह प्रयोग हुआ है वह निजवाचक सर्वनाम के लिए हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? तो स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और जातिवाचक में आपका जातिवाचक जो है क्रिया विशेषण नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। मोह, अगला प्रश्न है, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो मोह शब्द गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो मीरा जोर से हंसी में आपका अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए। यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े वहाँ अकर्मक क्रिया होता है, तथा जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा किसी अन्य तत्व पर पड़े तो वहाँ सकर्मक क्रिया होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। तो निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर बी। यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता होता है उन्हें ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। यानी रमे धीरे धीरे चलता है, तो चलने की विशेषता धीरे धीरे है। अगला प्रश्न है, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबोधन कौन सा शब्द है? तो वाक्य में संबोधन बिना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, आजन्म आपका समुच्चय बोधक नहीं है। अगला है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वाक्य के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है वे होते हैं। तो जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से हो उन्हें विस्मयादि अवयव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अनुपम का पर्यायवाची है? तो अनुपम का पर्यायवाची अद्वितीय होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गेह का पर्याय बताइए। यानी गेह शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो गेह का पर्यायवाची आपका गृह होता है। गेह, गृह, आलय, सदन, भवन, यह सब गेह के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
आचार का विलोम शब्द है। तो आचार का विलोम शब्द अनाचार होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रवृत्ति का विलोम शब्द। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द निर्वृत्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी। अवली और आविल शब्द का युग्म का सही अर्थ है। तो अवली और आबिल शब्द का सही अर्थ है पक्ति और गंदा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर। अगला प्रश्न है बलि बलि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो बलि और बलि शब्द का सही अर्थ है बलिदान और वीर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रत्यय शब्द वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद जुड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो अंत्याक्षरी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध शब्द में आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी जो पूजनीय है आपका इसी तरह लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।